हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र का डिस्कशन है और आज हम लोग वैदेशिक क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग 250 क्वेश्चनों को जो है कवर करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को बारी बारी से एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदेशिक क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में डिस्कस करेंगे और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भुगतान संतुलन। तो भुगतान संतुलन क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, किसी देश के निवासियों का शेष विश्व के साथ समग्र आर्थिक लेन देन का वार्षिक विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। आर्थिक लेन देन से मतलब है वस्तुओं, सेवाओं, संपत्ति, पूंजियों के लेन देन। भुगतान संतुलन एक लेखांकन है। यह सदैव संतुलित रहता है क्योंकि चालू खाते का घाटा पूंजी खाते पर ऋण के द्वारा पूरा कर लिया जाता है, इसलिए यह सदैव संतुलित रहता है। भुगतान संतुलन को दो खातों पर दिखाया जाता है, पहला चालू खाता, दूसरा पूंजी खाता। चालू खाता और पूंजी खाता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। चालू खाता जो कह सकते हैं कि चालू खाते में समस्त वस्तुओं और सेवाओं का इसमें लेन देन दर्ज होता है, वहीं पूंजी खाते में ऋण एवं निवेशों का विवरण दर्ज किया जाता है। चालू खाते में दो मदों में लेखांकन किया जाता है, पहला अदृश्य मद, दूसरा दृश्य मद। दृश्य मद में वस्तुओं का आयात और निर्यात दर्ज होता है, जबकि अदृश्य खाते में सेवाओं और अन्य आय व्यय जो है इसमें दर्ज किए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, देखिए दृश्य मद के आयात एवं निर्यात के अंतर को ही व्यापार घाटा कहा जाता है। चालू खाते के लेन देन के अंतर को चालू खाता का घाटा कहा जाता है। भुगतान संतुलन में असंतुलन को दूर करने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन से उपाय हैं देख लेते हैं। पहला है विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन कर निर्यात को प्रोत्साहन एवं आयात को हतोत्साहन करना। दूसरा है मुद्रा का अवमूल्यन। तीसरा राजकोषीय घाटे में कमी। चौथा है निर्यात शुल्क में कमी या समाप्ति, निर्यात सब्सिडी। पांचवा है आयात शुल्क, आयात कोटा आदि को लगाना। नेक्स्ट है विदेशी निवेश का आकर्षण और लास्ट है विदेशी सहायता की प्राप्ति आदि। ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारा वो है भारत में विदेशी निवेश। देख लेते हैं। देखिए, विदेशी निवेश का तात्पर्य है कि विदेश स्थित किसी संस्थागत निवेशक के द्वारा भारत में किए गए निवेश से है। तो विदेशी निवेश का क्या तात्पर्य है, विदेश स्थित यानी अपने देश से बाहर किसी देश में स्थित किसी संस्थागत निवेशक के द्वारा भारत में किए गए निवेश से विदेशी निवेश का तात्पर्य होता है। विदेशी निवेश उसे ही कहते हैं क्योंकि भारत में व्यक्तिगत निवेशक को जो है निवेश करने की अनुमति नहीं है। विदेशी निवेश दो रूपों में आता है, एक एफपीआई और दूसरा एफडीआई। एफपीआई का मतलब पोर्टफोलियो निवेश और एफडीआई का मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो एफडीआई क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो होता है ऐसा निवेश होता है जो किसी कंपनी के शेयर में आए तथा निवेश कंपनी के प्रबंध में प्रत्यक्ष भागीदारी न होकर ऐसे निवेश को जो है एफपीआई कहते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। तो यह जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो होता है ऐसा निवेशक या ऐसा निवेश जो किसी कंपनी के शेयर में आए तथा निवेश कंपनी के प्रबंध में प्रत्यक्ष भागीदारी न करे, तो ऐसा निवेश जो होता है एफपीआई कहा जाता है, यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। और यह निवेश जो होता है शेयर बाजार के माध्यम से होता है, तो आप समझ गए होंगे मोटा मोटी जो बातें हैं। इसके बाद एफडीआई है। एफडीआई का मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में निवेशक प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करता है तथा प्रबंध को प्रभावित करता है, और यह जो है दो रूपों में आता है, पहला ग्रीनफील्ड और दूसरा ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड एफडीआई क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जब निवेशक बिल्कुल नई कंपनी की स्थापना करता है तो ऐसे निवेश को ग्रीनफील्ड एफडीआई कहा जाता है। और एफडीआई जो ब्राउनफील्ड एफडीआई है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो ब्राउनफील्ड एफडीआई है इसमें निवेशक पहले से ही स्थापित किसी कंपनी में या तो सहभागिता कर लेता है यानी विलय कर लेता है, या उसे खरीद लेता है या अधिग्रहण कर लेता है। ऐसे विदेशी निवेश को ब्राउनफील्ड एफडीआई कहा जाता है।
उल्लेखनीय है कि किसी कंपनी के 10% से अधिक शेयर खरीदने पर एफपीआई को एफडीआई माना जाने लगता है। ध्यान रखिएगा, एफडीआई से क्या क्या लाभ हैं, हानि क्या है, तो इन पहलुओं पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एफडीआई से लाभ क्या है? देखिए, यह एफडीआई जो है यह एक अस्थायी निवेश होता है। यह अपने साथ तकनीक, पूंजी, नवीन प्रबंधकीय प्रणाली लेकर आता है। दूसरा जो लाभ है वह है एफडीआई से आधार संरचनात्मक सुधार होता है। इससे नवीन रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। और तीसरा जो एफडीआई से लाभ हो सकता है वो है मतलब कि प्रतिस्पर्धा को यह बढ़ाता है, कंपटीशन को यह बढ़ाता है, जिससे वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ जाती है, कीमतें कम हो जाती है। इससे उपभोक्ता कल्याण बढ़ता है। और जो चौथा इसका लाभ हो सकता है, इससे देश का आर्थिक विकास होगा, क्योंकि दक्ष तकनीक एवं प्रबंधन संसाधनों का जो है अनुकूलतम उपयोग करती है। तो ये लाभ है। हानि भी है, तो हानि को देख लेते हैं। एफडीआई से जो हानि है, पहला है कंपनियां लाभांश अपने देश लेकर आती हैं, ठीक है, और स्थानीय शिशु अवस्था के उद्योगों का पतन होता है। तो जो मान के चलिए एफडीआई से इसलिए पहला हानि में इस बात को जो है मेंशन किया गया है कि जो कंपनियां हैं मतलब कि लाभांश जो होती है अपने देश से लेकर आती है, जो स्थानीय मतलब शिशु जो अवस्था के उद्योग हैं जो जिस देश में आती हैं लेकर, उस देश के छोटे उद्योग का जो है पतन हो जाता है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है और लोग जो होते हैं गरीबी के चंगुल में फंसते जाते हैं। जो इसमें नेक्स्ट है वो है आपका दीर्घकाल में ये कंपनियां एकाधिकार प्राप्त कर लेती हैं और उपभोक्ताओं का बाद में क्या करती हैं, शोषण करने लगती हैं, और इससे देश का आश्रितता जो है बढ़ जाती है और सरकारी कामकाज में विदेशी हस्तक्षेप होने लगता है। ये सारे जो है एफडीआई के हानि है। भारत में एफडीआई, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या इसका जो है मतलब कि भारत में एफडीआई का क्या मतलब पोजीशन है। देखिए, अप्रैल 2000 मार्च 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत में सर्वाधिक एफडीआई मॉरिशस से आई। एफडीआई सबसे ज्यादा कहां से आई? मॉरिशस से, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद सिंगापुर, नीदरलैंड, यूएसए का स्थान आता है। तो सबसे ज्यादा एफडीआई की प्राप्ति मॉरिशस से हुआ। अप्रैल 2000 से मार्च 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई आगमन सेवा क्षेत्र में हुआ, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। और इसके बाद कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और दूरसंचार के क्षेत्र का स्थान रहा है। मार्च 2019 से अप्रैल 2020 की अवधि में सर्वाधिक एफडीआई सेवा क्षेत्र में हुआ। इसके बाद क्रमशः कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ट्रेडिंग का स्थान है। मार्च 2019 अप्रैल 2020 की अवधि में सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से आया। उसके बाद मॉरिशस, नीदरलैंड और यूएसए का स्थान है। इसके बाद मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई, इसका क्या इसमें जो है बातें देख लेते हैं। भारत सरकार के द्वारा मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51% एफडीआई की अनुमति प्रदान कर दी गई है, परंतु इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। क्या क्या शर्तें हैं देख लेते हैं। पहला है न्यूनतम 100 मिलियन का निवेश करना होगा। दूसरा है इनमें से आधा निवेश आधार संरचना के निर्माण पर करना होगा। तीसरा जो इसमें शर्त है, प्रतिष्ठान केवल 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों में ही स्थापित होगी। और जो नेक्स्ट है, 30% वस्तुओं को स्थानीय उद्योगों से लेना होगा और किसी भी तरह के बिचौलियों का प्रयोग इसमें वर्जित है। तो ये जो शर्तें हैं ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अवमूल्यन क्या है, अवमूल्यन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अवमूल्यन का तात्पर्य देखिए, देशी मुद्रा के मूल्य में यानी विनिमय दर में विदेशी मुद्रा के सापेक्ष कमी करने से है। देशी मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के अपेक्षा कह सकते हैं या सापेक्ष कह सकते हैं, कमी करने से इसका जो है तात्पर्य अवमूल्यन का। अवमूल्यन मूल ह्रास से अलग अवधारणा है। मूल ह्रास में जहां बाजार के द्वारा मतलब दो मुद्राओं की कीमतों में कमी आ जाती है, वहीं अवमूल्यन में सरकार के द्वारा जानबूझकर मुद्रा के मूल्य में कमी की जाती है। भारत में अब तक 3 बार मुद्रा अवमूल्यन किया जा चुका है। कब कब ध्यान में रखना है, इसका डेट इंपॉर्टेंट है। कितने बार किया जा चुका है यह भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला यानी जब पहला बार किया गया था उस समय है 19 सितंबर 1949 पहला अवमूल्यन किया गया। दूसरा है 5 जून 1966 और तीसरा बार जब अवमूल्यन किया गया वो डेट है 1 जुलाई तथा 3 जुलाई 1991। तो ध्यान में रखिएगा। देखिए, मुद्रा अवमूल्यन से निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा।
इस कारण निर्यात तो प्रोत्साहित होता है परंतु आयात हतोत्साहित, और इससे व्यापार घाटे को दूर करने में प्रयोग में लाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है विनिमय दर। विनिमय दर का तात्पर्य क्या है? विनिमय दर का तात्पर्य दो देशों की मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता के दर से है। इसका निर्धारण देशों के द्वारा भी होता है और बाजार शक्तियों के द्वारा भी। आजकल अधिकांश देशों ने विनिमय दर के निर्धारण के लिए बाजार प्रणाली को अपना लिया है। विनिमय दर का निर्धारण देश के अंदर विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति से होता है, न कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में। भारत में भी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा ही होता है, लेकिन आरबीआई समय समय पर आवश्यक हस्तक्षेप भी करता है। इसके बाद है आर्थिक समीक्षा 2020-21। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोविड-19 महामारी ने 2020 महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन के बाद से सबसे बुरी वैश्विक मंदी को जन्म दिया। हालांकि शुरू में जिस प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव की आशंका थी उसके तुलना में कम नुकसान होने की उम्मीद है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण वैश्विक व्यापार में भारी गिरावट आई है, वस्तुओं की कीमतों में कमी हुई और संकुचित बाहरी वित्त पोषण की स्थिति में चालू खाता शेष और विभिन्न देशों की मुद्राओं पर अलग अलग दुष्प्रभाव पड़े हैं। वैश्विक व्यापारी व्यवसाय 2020 में 9.2% तक कमी आने की उम्मीद है। कम आयात के वजह से चीन और अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है। भारत के वैश्विक व्यापार की बदलती प्रकृति के तहत रत्न और गहने, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा संबंध उत्पादों के निर्यात में कमी और दवाओं तथा फार्मा, सॉफ्टवेयर और कृषि और एवं संबंध उत्पादों के निर्यात में कमी तथा सुधार के रूप में प्रकट हुई है। विशेष रूप से फार्मा निर्यात ने इस अवसर का उपयोग भारत के कुल निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किया और भारत को दुनिया की फार्मेसी होने की संभावना को इंगित किया। समायोज्य यानी रिजिलियंट सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात के समर्थन से भारत को चालू वित्त वर्ष के दौरान चालू खाते में 17 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से अधिशेष देखने की उम्मीद है। दूसरी ओर अगर बात किया जाए तो पूंजी खाता शेष मजबूत एफडीआई और एफपीआई प्रभाव से मजबूत हुआ है। इन परिवर्तनों के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है, जो 8 जनवरी 2021 तक 586.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर तक पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई का हस्तक्षेप अस्थिरता और रुपए के एक तरफा अधिमूल्यन को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रहा। 2020 के पहले 5 महीनों में माल व्यापार यानी गुड्स ट्रेड की वैश्विक मात्रा 2019 के तुलना में लगभग 20% कम थी, जो वैश्विक संकट के पहले 5 महीनों में अप्रत्याशित अधिक संकुचन वाली स्थिति रही। विश्व व्यापार संगठन ने अप्रैल 2020 में विश्व व्यापार के व्यवसाय में 2020 में 13 से 32% की इसमें गिरावट की भविष्यवाणी की। हालांकि लॉकडाउन में ढील और छूट दिए जाने और आर्थिक गतिविधियों में तेजी को कम करने के साथ जून और जुलाई के महीनों में व्यापार में वृद्धि इसमें दर्ज की गई। डब्ल्यूटीओ ने अक्टूबर 2020 में अपने अनुमानों को इसमें संशोधित किया, जिसके अनुसार 2020 में वैश्विक व्यापार की मात्रा में 9.2% की गिरावट आई है और इसके बाद 2021 में 7.2% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अक्टूबर 2020 संस्करण में आईएमएफ ने वर्ष 2020 में विश्व उत्पादन में 4.4% की तेज गिरावट की उम्मीद की थी, लेकिन 2020 के विश्व व्यापार की मात्रा में अप्रैल 2020 में की गई भविष्यवाणी अर्थात 3% और 11% के तुलना में 10.4% संकुचन इसमें दर्ज किया गया था। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान भारत के निर्यात और आयात में वैश्विक व्यापार में संकुचन के अनुरूप ही तीव्र संकुचन देखा गया। आयात में गिरावट से निर्यात में कमी आई है, जिसके कारण पिछले साल की पहली तिमाही के दौरान यूएस डॉलर 49.2 बिलियन के तुलना में 9.8 बिलियन डॉलर की छोटे व्यापार घाटे के रूप में भारत ने 18 वर्षों के अंतराल के बाद जून 2020 के महीने में व्यापार अधिशेष दर्ज किया। जून से अर्थव्यवस्था के अनलॉक होने के साथ भारत में मर्चेंडाइज व्यापार में एक क्रमिक पुनरुद्धार हुआ। अप्रैल-दिसंबर 2020 से 21 के दौरान व्यापार घाटा पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान
25.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के तुलना में मात्र मतलब 57.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्पाद जिनमें भारत का मर्चेंडाइज व्यापार संतुलन जो है अनुकूल है, इसकी डेटा इसमें दिखाया गया है। चलिए मैं इसमें जो है मिनिमाइज कर देता हूं। आप पूरी डेटा को एक तरफ उत्पाद अप्रैल नवंबर 2019-20 में निर्यात और आयात व्यापार संतुलन जो पूरी डेटा है इसमें आपको जो है देखा मतलब दिया गया है, तो आप देखकर इसको एनालिसिस करते हुए आगे बढ़िएगा। मैं इस समय जो है इस डेटा को अभी मतलब इग्नोर कर रहा हूं, आप लोग इसको ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, देखिए 2019-20 अप्रैल नवंबर की तुलना में 2020-21 अप्रैल नवंबर की अवधि के लिए प्रमुख देशों के लिए भारत का व्यापारिक व्यवसाय संतुलन यूएसए के साथ साथ जो है बांग्लादेश और नेपाल से अधिक अनुकूल व्यापार संतुलन है। तो यूएसए के साथ साथ किससे? बांग्लादेश और नेपाल से। अप्रैल 2020-21 और अप्रैल नवंबर 2019-20 के दौरान सबसे अधिक व्यापार घाटा चीन के बाद इराक और सऊदी अरब के साथ हुआ है। दवा जो ड्रग फॉर्मुलेशन है, जैविक उत्पाद में लगातार सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। हाल के महीनों में इनमें निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। इसके कारण अप्रैल नवंबर 2020 में इसकी हिस्सेदारी अप्रैल नवंबर 2019 के 5% से बढ़कर 7.1% हो गई, जिसमें यह शीर्ष 10 निर्यात वस्तुओं के बीच दूसरा सबसे बड़ी निर्यात की गई वस्तु बन गई। इससे यह साबित हो रहा है कि भारत में दुनिया के फार्मेसी बनने की क्षमता है। आयरन एंड स्टील और अन्य कमोडिटी है जिसका शेयर उक्त अवधि में 3% से बढ़कर 4.4% हो गया। हालांकि महामारी से संबंधित व्यवधानों ने मोटर वाहन और कारों के निर्यात में तीव्र गिरावट की जो है दर्ज की गई। यानी जो महामारी था इस दौरान जो मोटर वाहन थे, जो कार थे, इनके निर्यात में तीव्र गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि अब यह क्षेत्र जो है अप्रैल 2020 में निर्यातित शीर्ष 10 वस्तुओं में नहीं रह गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमारा जो इसमें एक डेटा है जो शीर्ष 5 निर्यातित जो वस्तुएं हैं इनको प्रतिशत में दिया गया है। एक तरफ वस्तुएं, दूसरी तरफ अप्रैल नवंबर वर्ष 2020 और अप्रैल नवंबर वर्ष 2019, इसमें जो है जो वस्तुएं हैं प्रतिशत में है। जैसे पेट्रोलियम उत्पाद 2020 में 8.8% और अप्रैल नवंबर 2019 में जो है इसमें कितना है 13.5% है। उसी तरह आप और भी मदे देख सकते हैं वस्तुएं, औषध निर्माण एवं जैविक, मोती, कीमती एवं अर्ध कीमती पत्थर, लोहा एवं इस्पात, विद्युत मशीनरी एवं उपकरण। तो इनका जो है इसमें जो परसेंटाइज दिया गया देख लीजिएगा जो निर्यातित वस्तुएं हैं। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग दुनिया में तीसरे स्थान पे है। यह मात्रा के मामले में चीन और इटली के बाद आता है और मूल्य के मामले में 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। भारत ने विश्व फार्मा निर्यात में अपनी हिस्सेदारी को 10 वर्ष के अवधि के दौरान 2010 में 1.4% से बढ़ाकर 2019 में 2.6% कर लिया है। 2019 में विश्व फार्मा निर्यात में हिस्सेदारी के मामले में भारत 11वें स्थान पे था और जर्मनी, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष तीनों स्थान पे मतलब 3 स्थान पे ये लोग कायम थे। पहला जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इसके बाद लास्ट तीसरा स्थान जिसका था वो था यूएसए का। तो इनका पोजीशन याद रखना है। वैश्विक फार्मास्यूटिकल बाजार 2023 तक 1.5 ट्रिलियन जो है यूएसए डॉलर से आगे निकल जाएगा और इस पृष्ठभूमि में भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग का वर्तमान मूल्य 41 बिलियन यूएस डॉलर है, जो मतलब कि 2024 तक जो है इसमें 65 बिलियन यूएस डॉलर और 2030 तक लगभग 120 से 130 बिलियन यूएस डॉलर तक वृद्धि होने की जो है इसमें संभावना है। प्रमुख कच्चे माल का आधार और कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता ने भारत को जेनेरिक दवाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने में जो है यह सक्षम बनाया। इसके अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिससे मतलब कह सकते हैं कि जिसकी यूएसए के बाहर यूएस एफडीए कंप्लेंट फार्मा प्लांट यानी एपीआई सहित 262 से अधिक एक बड़ी संख्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसके अलावा अगर बात किया जाए तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी यूएसए के बाहर यूएस एफडीए कंप्लीमेंट फार्मा प्लांट की एक बड़ी संख्या है।
अप्रैल अक्टूबर 2020 के दौरान भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात कुल जो है 11.1 बिलियन यूएस डॉलर है, जिसमें 18% थी। शानदार वृद्धि जो है इसमें दर्ज की गई, जबकि यह एक वर्ष पहले 9.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इससे अप्रैल अक्टूबर में भारत के कुल निर्यात में फार्मास्यूटिकल निर्यात की हिस्सेदारी 4.1% से अप्रैल अक्टूबर 2020 में 7.3% तक बढ़ गई, जिससे यह जो है अब तीसरी सबसे निर्यात वस्तु बन गई है। ध्यान में रखिएगा। जहां तक शीर्ष निर्यात देशों का संबंध है, संयुक्त राज्य अमेरिका अप्रैल नवंबर 2020 में भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात बाजार के रूप में बना हुआ है, जबकि चीन जो है अप्रैल नवंबर 2019 में तीसरे स्थान पे, तीसरे स्थान से कह सकते हैं दूसरे स्थान पे, और अप्रैल नवंबर 2019 में 5.4% तथा अप्रैल 2020 में लगभग 7.8% निर्यात चीन को किया गया। अंतिम वर्ष के तुलना में शीर्ष के 10 निर्यात देशों में मलेशिया जो है नया जुड़ा है, जबकि शीर्ष के 10 देशों में नेपाल का अब कोई भी स्थान नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो है शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य, इनका हिस्सा जो है प्रतिशत में दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। और आप यूएसए का जो है अप्रैल नवंबर 2020 में जो हिस्सा है गंतव्य का देख सकते हैं, और 2019 में जो हिस्सा दिया गया देख सकते हैं। चीन का, यूएई का, हांगकांग का और सिंगापुर का, इन सब का डेटा आप देखकर आगे बढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, कच्चा पेट्रोलियम अप्रैल नवंबर 2020 में सबसे ज्यादा आयात की जाने वाली वस्तु बनी हुई है। इसकी हिस्सेदारी 14.3% है। साथ ही 7 अप्रैल नवंबर 2019 में यह 21% था। सोने के आयात की हिस्सेदारी 2020 में पिछले वर्ष के तुलना में जो है 6.3% से घटकर 5.6% हो गया है। इसे मतलब कह सकते हैं कि यह जो है दूसरे स्थान से खिसक कर अब कौन सा स्थान ले लिया? तीसरे स्थान। अप्रैल नवंबर 2020 में शीर्ष 10 आयात वस्तुओं की सूची में कंप्यूटर हार्डवेयर तथा पेरिफेरल नई वस्तु जुड़ी है। यह अब जो है अधिक लोगों के घर से काम मतलब कि करने के कारण जो है बढ़ी मांग से कुल आयातित वस्तुओं का 3% है। तो 5 आयातित वस्तुएं यहां पे दिया गया है, एक तरह वस्तु, फिर उसका 2020 और 2019 में जो परसेंटेज है वो दिया गया है। तो पेट्रोलियम कच्चा जो है आपको देख सकते हैं आप कि 2020 में इसका जो परसेंटेज था 14.3 और 2019 में 21%। पेट्रोलियम उत्पाद, स्वर्ण, दूरसंचार उपकरण और कोक, कोयला, ब्रिकेट्स जो है आदि को आप जो है यहाँ पे परसेंटेज में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस करते हुए आगे बढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। अप्रैल नवंबर 2020 में भारत के लिए सबसे बड़े आयात स्रोत के लिए मूल आयात करने वाले मतलब कि शीर्ष 10 देशों में चीन भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत बना। आयात की भागीदारी अप्रैल नवंबर 2019 में 14.5% से बढ़कर अप्रैल नवंबर 2020 में 17.7% हो गई, जबकि स्विट्जरलैंड शीर्ष 10 आयात स्रोतों में शामिल नहीं है। जर्मनी 3.7% के कुल हिस्सेदारी के साथ जो है सूची में नया मतलब कि जुड़ाव है। इसके बाद यहां पे है 5 शीर्ष आयात गंतव्य वाले देश, हिस्सा जो है परसेंटेज में है। तो चीन आपका आप देख सकते हैं कि 2020 में इसका परसेंटेज 17.7 और 2019 में 14.5। यूएसए, यूएई, हांगकांग, सऊदी अरब, इन सबका जो है आप आयात गंतव्य का जो है हिस्सा जो है परसेंटेज में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए बांग्लादेश है एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभर रहा है, क्योंकि इसकी जो 2011 से 19 के दौरान प्रभावशील मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर 8.6% रही, जो भारत के तुलना में 0.9% और विश्व के कुल मतलब कह सकते हैं विश्व के तुलना में 0.4% अधिक है। परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की विश्व निर्यात में हिस्सेदारी 2011 में 0.1% से बढ़कर 2019 में 0.3% हो गई है। शीर्ष 5 वस्तुओं का निर्यात 2015 के बाद से जो है बांग्लादेश के कुल निर्यात के 90% से अधिक रहा। ये 5 वस्तुएं मुख्य रूप से वस्त्र परिधान मतलब फुटवियर जो है जो फुटवियर उद्योग है इससे संबंधित है। यह अत्यधिक श्रम गहन है और अर्ध कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। दूसरी ओर है निर्यात के मामले में भारत का व्यापार अधिक व्यापक है, क्योंकि
शीर्ष 5 वस्तुएं संयुक्त रूप से कुल निर्यात में लगभग 40% जो है योगदान करती हैं, और ये वस्तुएं पूंजी और प्रौद्योगिकी गहन है। ठीक है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अगर बात किया जाए तो विदेश में रह रहे प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या जो है भारत की है, 17.5 मिलियन। और भारत 2019 में जो है 83.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला शीर्ष प्राप्तकर्ता वाला मतलब देश था। और हालांकि विश्व बैंक के अनुसार बात किया जाए तो 2020 में कम और मध्यम आय वाले देशों में 7.2% तक प्रेषण के घटने के अनुमान है। भारत के लिए 2020 में लगभग 8.9% यानी 76 बिलियन डॉलर तक कम होने का जो है अनुमान है। अप्रैल अक्टूबर 2020 के दौरान शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया, जो 2019-20 के पहले 7 महीनों के तुलना में 14.8% अधिक रहा, जो वैश्विक निवेशकों के बीच पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति का समर्थन करता है। जहां तक सेक्टरवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संबंध है, अप्रैल सितंबर 2019 में 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ने अप्रैल सितंबर 2020 में 17.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतरप्रवाह को आकर्षित किया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतरप्रवाह के मामले में सिंगापुर सर्वाधिक जो है निवेश करने वाला देश बन गया है या बना हुआ है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक साल पहले इसी अवधि में जो है चौथे स्थान के तुलना में दूसरा स्थान प्राप्त किया। सितंबर 2020 के अंत में भारत का विदेशी कर्ज जो है 556.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया है, जो कि मर्चांत 2020 के स्तर से 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 0.4% जो है इससे कम है, यानी 0.4% कम है। और प्रमुख विदेशी मुद्राओं के तुलना में अमेरिकी डॉलर के मूल्य ह्रास के कारण हुए मूल्य ह्रास को छोड़ दें तो विदेशी कर्ज में 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी रही होती है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है विदेशी कर्ज के सबसे बड़े घटक के रूप में बाह्य वाणिज्यिक उधार सितंबर के अंत में यानी 2020 में 207 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ मर्चांत 2020 के स्तर से 5.8% जो है कम रहा, जबकि दूसरे सबसे बड़े घटक के रूप में अनिवासी जमा का जो स्टॉक मर्चांत है 2020 के स्तर के तुलना में 5.1% वृद्धि के साथ 137.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। व्यापार ऋण यानी आयात वित्त पोषित 2.0% की कमी के साथ 99.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर तीसरा सबसे बड़ा घटक रहा। सरकारी कर्ज मार्च अंत 2020 में 100.9 बिलियन यानी 100.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 103.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में विदेशी ऋण मर्चांत 2020 में 20.6% की तुलना में थोड़ी वृद्धि के साथ सितंबर के अंत में यानी 2020 में ही 21.6% जो है रहा। कुल विदेशी ऋण स्टॉक के 23.9% के साथ अमेरिका जो है दुनिया का सबसे अधिक ऋणग्रस्त देश है, कंट्री है, सबसे ज्यादा ऋणग्रस्त कि अमेरिका ही है। जून के अंत में 2020 तक 554.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित स्टॉक के साथ भारत को वैश्विक रूप से जो है 23वें स्थान प्राप्त हुआ। भारत का अल्पकालिक ऋण का हिस्सा जो है 18.9% है, जो न केवल 24.2% के औसत हिस्से से कम है, अपितु किसी भी शीर्ष कह सकते हैं कि 20 ऋणी देशों से भी कम है, 20 ऋणी देशों से भी कम है। और भारत जो है एक विकासशील और उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था होने के नाते आमतौर पर चालू खाते पर घाटे को जो है चलाता है, और कह सकते हैं कि उच्च निवेश के लिए विदेशी बचत के साथ घरेलू बचत को जो है पूरक बनाया जा सके, ताकि चालू खाता घाटा आमतौर पर एक पूंजी खाता अधिशेष के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के बाद से भारत चालू खाता अधिशेष की स्थिति में है और मजबूत पूंजी प्रवाह के साथ भुगतान शेष की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। 2020-21 की प्रथम छमाही में आरक्षित निधियों में सुधार हेतु चालू खाता बैलेंस में सुधार एक महत्वपूर्ण कारक है। मजबूत पूंजी प्रवाह के कारण विदेशी मुद्रा भंडार उच्चतर स्तर पर रहा और इससे 16 माह तक के यानी कह सकते हैं 16 माह तक यानी 16 मंथ तक के आयात की स्थिति बनी रही।
सितंबर 2020 के समाप्ति तक चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, रूस के बाद भारत दुनिया का जो है 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है। मार्च 2020 के समाप्ति तक 229.7% की तुलना में सितंबर 2020 के समाप्ति तक भारत की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय देयताएं विदेशी मुद्रा भंडार का जो है कितना है 210.7%। ठीक है, देखिए जो वैदेशिक क्षेत्र है यह थोड़ा इसके बारे में जो डिस्कशन था थोड़ा सा लेंदी हो गया है। तो सबसे ज्यादा देखिए हमारा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के दौरान ये सारे पॉइंट फिर से रिपीट होंगे, तो आप लोग जो है घबराइए नहीं, और जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनों को कवर करेंगे। देखिए इसमें करीब 4 लेक्चर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं, करीब 250 क्वेश्चन हैं, तो एक बार में तो पूरा कर नहीं पाएंगे हम लोग, आप लोग भी बोर हो जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जब भी मतलब कि रिवीजन करें तो तरोताजा होकर करें। तो ठीक है, बोरिंग नहीं करना है। तो अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू।